प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। एम्स बिलासपुर का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। साथ ही बारामूला में एक रैली को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे बैठकें। बैठकों का मकसद व्यापार से लेकर सुरक्षा तक के प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करना। तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रन से दी शिकस्त। हार के बावजूद भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से की अपने नाम। अफ्रीका के खिलाफ पहली बार घर में जीती टी20 सीरीज। राष्ट्रीय खेलों में आज होंगे तैराकी, तीरंदाजी और मुक्केबाजी की स्पर्धाएं। वहीं कल आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी और असम के अमलान के बोरगेहान ने जीते राष्ट्रीय खेलों में अपने दूसरे स्वर्ण। देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है ये त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बट। आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात करते हैं प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे को लेकर, जहां वो आज बिलासपुर में नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 3,650 करोड़ रुपए की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बना 750 बिस्तरों वाला ये एम्स अस्पताल हिमाचल प्रदेश के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। करीब 1500 करोड़ की लागत से बना ये एम्स अस्पताल 247 एकड़ में फैला है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एम्स अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। 18 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू वाले बिस्तर होंगे। इसमें 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। ये बिलासपुर ही नहीं, पूरे हिमाचल और आसपास के पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए एक सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे कि जो हमारे उच्च हिमालयी लोग हैं और जो बाकी जो दूर दराज के अनसर्विस्ड एरियाज हैं उनको ये सुविधा पहुंचाएगी। और आरएसएस का विजयदशमी का जो कार्यक्रम है नागपुर में, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर। आप देख सकते हैं मोहन भागवत को, आरएसएस चीफ इस वक्त मौजूद है। नागपुर से सीधी तस्वीरें। हम जानते हैं कि हर साल विजयदशमी का जो पर्व है उसे मनाया जाता है आरएसएस द्वारा। और हम वापस आपको दिखाएंगे जब मोहन भागवत जो है वो संबोधन देंगे, और इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी डीडी न्यूज़ पर। लेकिन आइए रुक करते हैं अब अन्य खबरों का और बात करते हैं कुल्लू के दशहरे की, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें पूरे हिमाचल की जो देवता हैं वो कुल्लू में जमा होते हैं, ऐसा माना जाता है। और इस बार पीएम मोदी के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो देखिए कुल्लू से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। त्योहार का माहौल है और मेरे साथ कुछ और यंगस्टर्स भी हैं। हम उनसे पूछेंगे। कुल्लू का दशहरा यूँ तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, आपको कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट बहुत है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कुल्लू में आ रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या खास होता है कुल्लू के दशहरे में?
कुल्लू के दशहरे में खास तो मतलब कि ये इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा है, तो यहाँ पे मतलब बाहर से मतलब बाहर के कंट्रीज से लोग आते हैं, परफॉर्मेंस होती है बाकी तो। ये पहली बार होगा जब कोई भी प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे में शामिल होने आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कितनी खुशी की बात है और आपका क्या योगदान रहेगा इस इवेंट में? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस भव्य मेले का जो है एक उदाहरण बनेंगे और हम सभी के लिए प्रेरणा लेकर यहाँ पर आएंगे। और हमारे लिए बहुत से टास्क बनते हैं कि जब हम देवताओं के इस महाकुंभ यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, और इसके साथ साथ ही हमें मौका भी मिल रहा है कि यहाँ की जो स्थानीय कुल्लू पुलिस है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे पुलिस का होना और पुलिस को साथ देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें यहाँ पर अपनी सेवाएं देने का मौका मिल रहा है, और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और उनके लिए भी हम अपनी सेवाएं देंगे और पुलिस का पूरा सहयोग देंगे। तो आपने सुना, एक अजीब खुशी का माहौल है और पूरा माहौल जो है वो फेस्टिव मूड में बदल गया है। मेरी सहयोगी नंदिनी मित्तल और अजीत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ कुल्लू। रक्षा मंत्री आज उत्तराखंड के औली और माना में सैनिकों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। राजनाथ सिंह चमोली में शस्त्र पूजा करने के अलावा सेना के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री का बद्रीनाथ दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच राजनाथ सिंह उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने दशहरे की पूर्व संध्या पर कल देहरादून में आयोजित पड़ाखाना में भारतीय सेना के वीर सैनिकों से भेंट की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे देश को इन बहादुर सैनिकों पर नाज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में रक्षा मंत्री ने कहा, विजयदशमी के पावन पर्व की जो सभी देशवासी हैं उन्हें शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने नागपुर के रेशमबाग मैदान में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया है। प्रसिद्ध पर्वतारोही और पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्रीमती संतोष यादव उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और कार्यक्रम में आरएसएस के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य भाषण देंगे। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नागपुर के रेशमबाग से, जहां पर मोहन भागवत इस वक्त शस्त्र पूजा कर रहे हैं। और दशहरे का जो ये दिन है, विजयदशमी का जो ये उत्सव है, वो आरएसएस के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। कई वजह इसके पीछे खास है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि 1925 में दशहरे के दिन ही आरएसएस संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। तो आज बहुत बड़ा पर्व विजयदशमी का, और इस दिन संघ के जो नागपुर जो मुख्यालय है उसके समेत जो देश भर में उनकी शाखाएं हैं वहां शस्त्र पूजा की जाती है। पहली बार कोई महिला मुख्य अतिथि इस पूरे समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ जहां शस्त्र की पूजा होती है वहां शक्ति की उपासना भी की जाती है। तो नागपुर के रेशमबाग से सीधी तस्वीरें, जहां पर सर संचालक आरएसएस के मोहन भागवत को आपने देखा, उन्होंने माल्यार्पण किया था। तो आरएसएस दशहरे का जो दिन है, विजयदशमी का उत्सव मना रहा है। संघ के लिए दशहरे का जो ये पर्व होता है वो साल का सबसे बड़ा दिन है। संघ के लिए इस दिन ये जो दिन है वो ख़ास होने की कई वजहें सामने आती हैं, क्योंकि 1925 में दशहरे के दिन ही नागपुर में संघ की स्थापना की गई थी और इनकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से शस्त्र की पूजा हुई, शक्ति की उपासना हुई, साथ ही साथ माल्यार्पण भी किया गया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की जो
मूर्ति है। अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस दिन संघ के जो नागपुर मुख्यालय है उसके समेत देश भर में तमाम जो शाखाएं हैं वो आज उत्सव मनाती हैं। और दशहरा कार्यक्रम जो इस बार नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषन् देहि तत्पूर्तये आमाशिषन् देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् तन्तः प्रजागर्तु प्राणिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। एक दो। तो आप देख रहे थे ये तस्वीरें नागपुर के रेशम बाग से, जहां आरएसएस जो सर संचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने शस्त्र पूजन करने के बाद पताका फहराई और उसके बाद वहां पर जिस तरह से जो कार्यक्रम है, लगातार इससे जुड़े हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे जब उनका संबोधन शुरू होगा। लेकिन इसी खास कार्यक्रम पर, क्योंकि ये जो पर्व होता है वो आरएसएस के लिए बहुत अहम दिन है दशहरे का, क्यों है, क्या वजह है, आज का संबोधन किस बात पर फोकस हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। और सबसे पहले विजय पर्व की, यानी कि विजयदशमी की आपको बहुत बहुत बधाई प्रफुल्ल जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हर साल ये जो कार्यक्रम हम देखते हैं आरएसएस का, आखिर अगर इसे इस तरह से मैं समझना चाहूँ, अपने दर्शकों को समझाना चाहें, ये जो पर्व है, ये जो दिन है जहाँ शक्ति के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा की जाती है, इतना अहम क्यों है आरएसएस के लिए? जी नमस्कार। आपको भी और आपके द्वारा
जो सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत जी, होगा। हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से विजयादशमी का दिवस भारतीय परंपरा में बड़ा है ही, लेकिन 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, औपचारिक तौर पर वो दिन भी विजयादशमी का दिन था। भारत की स्वतंत्रता का, भारत की संस्कृति की, समाज की रक्षा का संकल्प लेते हुए संघ की जब स्थापना हुई डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा 1925 में, तो उन्होंने जानबूझकर विजयादशमी का दिन चुना और उसके बाद लगातार हर वर्ष विजयादशमी का ये सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जो होते हैं वो स्वयंसेवकों को उद्बोधन करते हैं, एक वार्षिक उद्बोधन करते हैं जिसमें वो देश की उस समय की स्थिति का एक तरीके से पूरा एक ओवरव्यू, एक जायजा लेते हैं और उसके आधार पर क्या नीति हो, संगठित समाज के रूप में हम उन समस्याओं को, उन प्रश्नों को किस तरह से देखें, किस तरह से समझे, किस तरह से उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें, इसके बारे में एक मार्गदर्शन सरसंघ चालक जी द्वारा सारे संघ के स्वयंसेवकों को मिलता है। ये लगातार 97 वर्षों से परंपरा चलती आ रही है। 97 इयर्स आरएसएस के पूरे हो रहे हैं और क्योंकि ये एक पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट भी होता है, तो उस कारण से जब जब संघ का प्रभाव समाज के अन्य क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखता है तो समाज की स्वाभाविक रूप से उत्सुकता भी बढ़ती है। और अब तो हम देखते हैं कि मीडिया में भी पहले ये होता था कि संघ के कार्यक्रमों का रिपोर्ट भी नहीं जाती थी, कवरेज भी नहीं होता था, लेकिन आज सैकड़ों कैमरे लगे होते हैं, सब लोग इसको लाइव करने का प्रयास करते हैं। तो एक पब्लिक पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट के लिए, राष्ट्र की स्थिति के बारे में एक तरह से एक पूरा ओवरव्यू मिलने के लिए ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। साथ ही साथ हमने इस पर ये देखा, अगर हम थोड़ा सा इतिहास की ओर नजर डालें तो पहली बार ऐसा है कि इस पर्व में महिला मुख्य अतिथि को शामिल किया गया है। ये किस तरफ जो विचारधारा है आरएसएस की, उसके हिसाब से किस तरफ इशारा करता हुआ आप समझ पाते हैं? आप बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर समझा पाएंगे मुझे। जी, ये एक बहुत चर्चा का विषय रहा इस बार के पर्वतारोही, माउंटेनियरिंग में जिनका एक बड़ा नाम है, ऐसी संतोष यादव जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ये स्वाभाविक भी है चर्चा का विषय रहना, क्योंकि बार बार खास करके संघ की ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों के द्वारा ये आरोप होता रहा है कि संघ में महिलाएं नहीं हैं, संघ महिला विरोधी है क्या, एक महिलाओं को स्थान नहीं देता क्या। लेकिन आप देखेंगे वहां पे एक मंच लगा हुआ है, ये एक मुख्य मंच है, उसके सिवा एक मंच लगा हुआ है, उसमें श्रीमती शांता कुमारी भी खड़ी है। वो राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका है। जैसे ये उत्सव हो रहा है वैसे ही समिति का भी अलग से उत्सव होता है। वो महिलाओं का प्रशिक्षण और संगठन करने का काम करती है, वहां पे उनका भी प्रमुख उद्बोधन होता है। तो ये परंपरा 1936 से लगातार चली आ रही है। फिर और एक सामने की तरफ जो अतिथि कक्ष होता है, अतिथियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होती है, उसमें भी महिलाएं संघ की स्थापना के शुरू से ही आती रही है। संघ की जो
अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उसमें स्वतंत्रता के पूर्व के कालखंड से ही बहुत बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने उद्बोधन भी दिया है। लेकिन ये बात स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है मैसेजिंग के रूप में, और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरसंघ चालक जी जब अपनी बात रखेंगे तो उसमें इस बात को वो शायद एड्रेस भी करे कि महिलाओं के समाज में स्थान के बारे में संघ के क्या सोच है, और आज की स्थिति में समाज में महिलाओं की सहभागिता और सोच, इसके बारे में हमको किस तरीके से देखना चाहिए, इस पर भी। लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है, और मीडिया की दृष्टि से ये विषय चर्चा का विषय जरूर बनेगा। तो इस कारण से प्रमुख अतिथि के रूप में संतोष यादव जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना एक महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है। साथ ही अगर हम यहाँ पर जिस तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ हम शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा हो रही है, शक्ति की भी उपासना है, एक ऐसी विचारधारा जो इस विश्वास में यकीन रखती है। जी, हमारे परंपरा में बहुत स्थानों पर हम देखते हैं कि विजयादशमी ये विद्यारंभम का भी पर्व माना जाता है। विद्या ग्रहण करने की शुरुआत इस दिन से होती है। ये भी माना जाता है कि जैसे ये तो सबको पता है कि रावण का वध हुआ था, लेकिन महाभारत में पांडव जब अपने 13 साल के वनवास के बाद उनकी वापसी हुई थी, तो वो भी दिन उन्होंने अपने शस्त्र निकाले थे, उनकी सफाई करके। प्रफुल्ल जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, फिर वापस आपसे इस सवाल पर जवाब दूंगी। एक बार अपने दर्शकों को दिखाएं कि विजयदशमी का जो ये पर्व नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस के द्वारा मनाया जा रहा है, किस तरह की ये तस्वीरें हैं। तो इस तरह से आपको हम लगातार ये विजुअल्स दिखाते रहेंगे जो लगातार नागपुर के रेशम बाग से आ रहे हैं, जहां पर विजयदशमी का पर्व आरएसएस द्वारा मनाया जा रहा है। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर साहब जुड़े हैं। प्रफुल्ल केतकर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो बात आप कह रहे थे कि किस तरह से जब हम शास्त्र, शस्त्र और शक्ति की उपासना की बात करते हैं तो किस तरह की विचारधारा की तरफ इशारा करता है आरएसएस। जी, 9 दिन की देवी की आराधना के बाद वो भी एक तरह से शक्ति रूप में, उसका अलग अलग रूप में पूजन होता है। उसके साथ साथ शास्त्रों का भी महत्व इस दिन के लिए पारंपरिक तौर पर महत्वपूर्ण शायद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई तो यही दिन चुना गया, और शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का
क्योंकि उन शास्त्र की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, सच्चाई की, अच्छाई की, सत्य की विजय होनी है, तो शक्ति की भी आराधना महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ ज्ञान का अर्जन हो, एक तरफ शास्त्रों का अध्ययन हो, और दूसरी तरफ उनकी रक्षा के लिए व्यक्ति और समाज हमेशा सज्ज रहे। तो ऐसी सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हमेशा सज्ज रहने की, तैयार रहने की एक परंपरा, सोच भारत में रही है। उस सनातन सोच को आधुनिक रूप में आविष्कृत करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस उत्सव के द्वारा किया गया। संघ के प्रमुख 6 उत्सव मनाए जाते हैं, उसमें रक्षाबंधन भी है, उसमें गुरु पूर्णिमा का भी उत्सव होता है, संक्रांति का भी होता है, हिंदू नववर्ष जो है पारंपरिक रूप से भारत में बहुत सारे नववर्ष मनाए जाते हैं, लेकिन चैत्र वर्ष प्रतिपदा जो है वो लगभग सारे प्रांतों में किसी ना किसी रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहीं पे गुड़ी पड़वा कहते हैं, कहीं पे उगादी कहते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। लेकिन क्योंकि ये संघ का स्थापना दिवस है और वो स्थापना दिवस इसी कारण से शायद चुना गया क्योंकि संघ के बारे में सोच तो पहले ही बनी थी, कार्यक्रम और शाखा लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन औपचारिक स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई। तो शक्ति का संग्रह शास्त्र की रक्षा के लिए, शस्त्रों का भी सज्जीकरण वो सत्य की रक्षा के लिए हो, ये भारत की सनातन सोच आधुनिक रूप में आज देखते हैं हम भारत के शक्ति की एक तरह से पूरे विश्व में, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो सामरिक रूप में हो, आज भारत की भूमिका को विश्व सुनने को तैयार है क्योंकि भारत समर्थ है। आर्थिक दृष्टि से हम देखते हैं, आर्म फोर्सेस के रूप में हम देखते हैं, तो आज सज्ज होने के बाद भारत के, चाहे वो भारत एनर्जी के बारे में बोले, चाहे वो कोविड के बारे में बोले, चाहे वो यूक्रेन वॉर पर बोले, वो क्या बोल रहा है इसकी बात सुनी जाती है क्योंकि भारत समर्थ है। तो संघ की ये भूमिका रही है कि सत्य बात भी तभी सुनी जाती है जब वो समर्थता के साथ कही जाए। जो गांधी जी भी जैसे कहते हैं कि अहिंसा जो है उसका पालन सही मायने में जो डरपोक है वो नहीं कर सकता। कावर्ड कैनॉट बी ट्रू सत्याग्रही, वो अहिंसा की रक्षा नहीं कर सकता, सत्य की रक्षा नहीं कर सकता, सत्य का पालन भी नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी सनातन परंपरा में ये जो सोच मानी गई है कि शास्त्र और शस्त्र ये साथ साथ चलने चाहिए, शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र भी उतने ही आवश्यक है, उसी सोच का ये आधुनिक आविष्कार है, ऐसा मैं मानता हूँ। और लगातार जो ये संबोधन मोहन भागवत जब भी देते हैं, कई बड़ी बातें उस पर निकलकर सामने आती हैं। हमने हमेशा देखा आत्मनिर्भरता के साथ साथ गरीबी, असमानता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, लोगों से जुड़ाव की बात करें, इस बार का फोकस क्या कुछ हटकर हो सकता है? क्योंकि सभी की नज़रें उनके संबोधन पर रहेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संबोधन जो है वो आरएसएस की विचारधारा की एक टोन को सेट करता है। प्रफुल्ल जी जी, जैसा मैंने कहा कि ये केवल मोहन भागवत कह रहे या उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ ऐसे नहीं है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाज का उसमें उत्तर कैसे हो, सहभागिता कैसे हो, इसके बारे में संघ 1925 से ये भूमिका रखते आ रहा है। जो उस समय संघ के सरसंघ चालक रहे वो एक सामूहिक सोच को व्यक्त करते हैं पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट के रूप में। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं संघ के स्वयंसेवक अन्य क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में भी, लेबर मूवमेंट के रूप में भी, विद्यार्थी क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अलग अलग रूप में उनका स्थान बढ़ता गया, महत्व बढ़ता गया। वैसे वैसे इस कार्यक्रम का भी महत्व बढ़ता गया। तो जो बोला जाता है यदि हम पिछले
3-4 वर्षों का ये देखे तो उसमें हमने देखा कि लगातार आत्मनिर्भरता की बात को सबसे पहले इसी मंच से उठाया गया था। भारत की संरक्षण सिद्धता को लेकर भी बार बार इसके बारे में कहा गया। चीन के विरोध में जिस तरह से सीमा पर गतिविधियां हो रही है उसके बारे में भी नीति क्या हो इसके बारे में बहुत बार इसमें चर्चा आई। जो जनसंख्या है उसके असंतुलन और उसके बारे में कुछ नीतिगत विषय इसके बारे में भी चर्चा आई। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा नीति क्या हो इसके बारे में भी बार बार चर्चा आई। मैं मानता हूं कि अब इसमें से बहुत सारी पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन सरकारी तौर पर भी दिखने लगा है। तो ऐसे में इन सारे विषयों पर सरसंघ चालक क्या कहते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब स्थिति बदल गई है। अब उन पॉलिसीज को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप मिल रहा है। लेकिन ऐसे में भी पोस्ट कोविड सिनारियो में चैलेंजेस बहुत है। यूक्रेन वॉर के बाद चैलेंजेस बहुत है। ऊर्जा को लेकर, पर्यावरण को लेकर संकट की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि सरसंघ चालक इन सारे विषयों के बारे में अपने उद्बोधन में किस तरीके की भूमिका लेते हैं, क्योंकि इसी आधार पर संघ समाज में जो कार्यक्रम लेकर जाता है, अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में जो बदलाव करता है, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इन सारी बातों के इस उद्बोधन में वो जो कहते हैं उसका कहीं ना कहीं परिणाम उन कार्यक्रमों में दिखता है। मैं मानता हूं इन विषयों के ऊपर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे और उसका परिणाम हमें नीतिगत विषयों में और संघ के कार्यक्रमों में भी दिखेगा। तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे फोकस में हो सकते हैं प्रफुल्ल जी, लेकिन खासतौर पर जब हम परस्पर बात करते हैं आपसी भाईचारे को लेकर, हम बात करते हैं सहिष्णुता को लेकर, हम बात करते हैं किस तरह सहकारी संघवाद को लेकर आगे बढ़ना है, उस पर भी कई बार बेबाक बोल हमने सुने हैं मोहन भागवत के। जी देखिए, जो एक तरीके से भारत को जोड़ने वाले घटक क्या हो इसके बारे में वो बार बार जब कहते हैं तो वो भारत की संस्कृति की बात करते हैं, समाज समान पूर्वजों की बात करते हैं, हमारी मातृभूमि एक है। तो आज जब भारत पर अलग अलग रूप में एक तरफ भारत की शक्ति जैसे बढ़ रही है, भारत को आक्रमण करने वाली शक्तियों का भी एक तरीके से गठजोड़ हमको दिखाई देता है। ऐसे में भारत की एकता और अखंडता किस तरीके से बनाई रखी जाए, इस बारे में भी वो जरूर मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करेंगे, खास करके समाज में, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं होती है, ये समाज में और स्वयंसेवकों के बीच में स्वयंसेवक समाज में काम करते हुए किस तरीके की कार्यक्रम लेकर जाए, किस तरीके की बातें लेकर जाए, किस तरीके से समाज में इन विषयों के बारे में जागरण हो। जैसे भाषा को लेकर आज हम बहुत सारे चर्चा के विषय देखते हैं। पारंपरिक दृष्टि से भारत में हम देखते हैं कि इतिहास में कभी भी भाषा को लेकर संघर्ष नहीं रहा। स्वतंत्रता के बाद जब भाषा के आधार पर राज्य बने तो हम देखते हैं कि भाषाई इकाइयां बनी और उसके आधार पर एक दूसरे के बीच में तनाव भी बढ़ा। तो अब जब मातृभाषा में शिक्षा और मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा संवाद, ऐसे में हमारी भाषा नीति और भाषा के संबंध में हम कैसे सोचे, भाषा क्या हमें जोड़ने वाला भी घटक हो सकती है या केवल हमको अलग अलग करने वाला। तो मैं मानता हूं कि ये भी विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। हम देखते हैं कि उपासना पद्धति के आधार पर तनाव, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि जिसके कारण समाज में
अलग अलग उपासना पद्धति के आधार पर संघर्ष दिखाई देता है, आक्रामक रूप दिखाई देता है। पूरे विश्व भर में भी इसके बारे में एक रिलीजियस और एक्सट्रीमिज्म के बारे में एक अहम चीज ये भी है जो खास है इस बार प्रफुल्ल जी, क्योंकि ये अपने 97वें वर्ष में प्रवेश करने वाला है आरएसएस एक संगठन के रूप में। तो अगले 3 साल यानी 100 वर्षों के बाद आरएसएस का रूप किस तरह से होगा, उसकी भी झलक आज हम उनके व्याख्यान या संबोधन में देख सकते हैं। जी निश्चित, मैं मानता हूं कि ये 100 वर्ष की यात्रा का एक तरीके से प्रारूप एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी रहेगा और भविष्य में आने वाले 2-3 वर्षों में प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, ये भी हमको देखने को शायद आज मिल सकता है। देखिए, संघ के 100 वर्ष में हम बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं। शुरू में संघ के स्वयंसेवकों की संघ जिस पद्धति से कार्य करना शुरू हुआ, शाखा लगनी शुरू हुई, बच्चियों को लेकर समिति और संघ ऐसे दोनों तरफ खेल शुरू हुए, समाज के संगठन के अलग अलग प्रयोग शुरू हुए, अलग अलग डिजास्टर जब कोई आपदा आई तो संघ के स्वयंसेवक उसमें खड़े हुए, ये भी समाज ने देखा। लेकिन शुरू में इसकी एक तरह से हंसी उड़ाई गई कि इससे क्या स्वतंत्रता मिलने वाली है, इससे थोड़ी ही समाज संगठित होने वाला है। वहां से लेकर फिर संघ का द्वेष हम देखते हैं, संघ पर प्रतिबंध लगे, अलग अलग तरीके के आरोप होते रहे, लेकिन संघ ने इसकी परवाह किए बिना अपना काम संघ करता रहा। हम देख रहे हैं अभी के यहाँ पे बैंड का प्रत्यक्षित हो रहा है, संचलन संघ का होता है। तो उस समय ये कहा जाता था कि भारत का जो संस्कृति के रूप में, प्रातिनिधिक रूप में जो हिंदू समाज है वो एक साथ नहीं चल सकता, एक दिशा में नहीं चल सकता, ऐसा कहा जाता था। आज वो स्थिति पूरी तरह से बदली हुई दिखती है। संघ के स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में अपना एक प्रभाव जमाते हुए दिखते हैं। तो वो प्रभाव किस तरीके से बना, उसकी एक नीति क्या रही, क्या कारण है कि इतने विरोध के बावजूद संघ बढ़ता ही चला गया और संघ का प्रभाव भी बढ़ता चला गया, ये जरूर अध्ययन का विषय है। लेकिन ऐसा एक समाज में सर्वव्यापी जिसका स्वरूप है, ऐसा संगठन, समाज को संगठित करने के लिए चला हुआ संगठन, इसकी आने वाले 3 वर्षों की नीतियां क्या होंगी, फोकस क्या होगा, उस नीति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सारे क्षेत्रों में प्रभाव कैसे दिखेगा, सांस्कृतिक और शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में किस तरह की नीतियां संघ की अपेक्षा है कि समाज में चले, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बहुत कम ऐसे संगठन दिखते हैं कि लगातार इतने वर्ष की यात्रा जिन्होंने की हो, बिना किसी तरह का स्प्लिट हुए, ना टूटे, समाज में लगातार काम करता रहे, समय के साथ बदलता भी रहे, लेकिन मूल चिंतन को कायम भी रखे। तो ऐसे इस संगठन के यशस्वी होने के पीछे के सूत्र क्या है, ये समझने के लिए भी मैं समझता हूँ उद्बोधन महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि शायद किसी ने ये सोचा नहीं था प्रफुल्ल जी कि 1925 में जब इस तरह के संगठन की स्थापना की कल्पना की गई, कुछ छोटे बच्चे और युवाओं के साथ आने वाले 2025 की अगर मैं बात करूं तो 100 साल पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय अखंडता, माँ भारती के गौरव की अगर मैं बात करूं, उसको लेकर कटिबद्ध माना जाता है आरएसएस। और वहीं चरित्र निर्माण की जो बात है, अपनी विरासत को संजो कर रखने के लिए भी जो आरएसएस की विचारधारा है वो बेहद पूरक। देखिए, मैं इस तरह से इसको देखता हूं कि भारत में एक सनातन दृष्टि हमेशा से रही है कि भारत केवल एक भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ देश नहीं है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। जो विविधताएं दिखती है उनके पीछे कोई ना कोई एकता के सूत्र हमेशा से भारत में रहे। उन सूत्रों को लेकर संघ ने काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी, चाहे हम अपना स्वतंत्रता आंदोलन देखें,
स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे लोगों के विचार देखे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे लोगों की नीतियां देखे, इन सब से प्रेरणा लेकर, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैन मेकिंग फॉर नेशन बिल्डिंग, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, ये राष्ट्र की धारणा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र में सुधार लाने के लिए, जो समाज के सामने चुनौतियां है उनसे निपटने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रयास करे, उसकी चाहे शिक्षा हो। तो ये 1 घंटे की शाखा की संकल्पना जो विकसित हुई, जिसमें ये सारा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, चाहे वो खेल के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कुछ विचारों के माध्यम से, और सबने मिलकर माँ भारती की प्रार्थना सबसे अंत में करने के माध्यम से, तो ये संस्कार बार बार दिए जाते हैं और उसके कारण एक जो सोच विकसित होती है, उस सोच के आधार पर वो अपने जीवन के अन्य क्षेत्र में भी काम करते हुए हमेशा बात का ध्यान रखता है कि इस देश के हित में क्या है, वही मैं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि कार्य पद्धति जो संघ ने विकसित की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे शुरू में जब संघ की स्थापना हुई तो संघ में गणवेश की संकल्पना नहीं थी, यूनिफॉर्म की संकल्पना नहीं थी, लेकिन उस समय आधुनिक यदि डिसिप्लिन्ड सोसाइटी चाहिए तो कुछ ना कुछ एक यूनिफॉर्म का प्रारूप होना चाहिए। तो उस समय एक यूनिफॉर्म विकसित हुआ, उसमें भी आगे जाकर बहुत सारे बदलाव समय के साथ होते रहे। तो ये जो निरंतरता है सोच की, लेकिन उसके साथ साथ समय के अनुसार बदलाव है, चेंज है, लेकिन कंटिन्यूटी है। आज हम जो बहुत सारे विषयों के बारे में नीतिगत बदलाव जो देखते हैं, चाहे हम आर्थिक विषयों में आत्मनिर्भरता की बात करें, जम्मू कश्मीर के एकता और अखंडता 370 का विषय हो, पूर्वोत्तर में खास करके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी बात हो, तो इसके बारे में सबसे मूलभूत सोच रखने वाला संगठन इन सारे विषयों को देखा कैसे जाए। ये जो अलगाववादी शक्तियां है वो किस तरीके से पनप रही है और उनको निपटना हो तो समाज किस तरीके से, और जो सत्ता में है वो भी नीतिगत रूप में इन सारे विषयों को कैसे देखे, इसको लेकर संघ की एक फंडामेंटल सोच रही, स्वतंत्रता के पूर्व भी रही, स्वतंत्रता के बाद भी रही। तो उस सोच को जब आज हम देखते हैं कि नीतिगत रूप में कहीं ना कहीं एक आकार मिल रहा है, ऐसे में ये संघ की 97 वर्ष की यात्रा और आने वाले 3 वर्ष और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी इन समस्याओं का एक तरह से उत्तर आज हम ढूंढने लगे हैं। सारी समस्याएं सुलझ गई है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके तरफ देखने की एक दृष्टि देश की निश्चित ही विकसित हुई है। उस दृष्टि का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। एक तरह से हाशिए पर छोटा सा 16 बच्चों से पहली शाखा शुरू हुई थी, शुरू हुआ संगठन आज किस तरह से एक समाज को जोड़ने वाला सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरा है, उसका एक उदाहरण पूरे विश्व के सामने राष्ट्रीय स्वयं और हम ये बात भी मान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसा जो संघ है वो अपने आप में एक वटवृक्ष की तरह संगठन के रूप में काम करता है प्रफुल्ल जी, और माँ भारती के गौरव को वैश्विक पटल पर किस तरह से और ज़्यादा चमकाया जाए उसको लेकर लगातार प्रतिबद्ध है। लेकिन क्योंकि ये 100वें वर्ष की यात्रा का हम कह सकते हैं ये पूरा साल है, उस लिहाज से जो शताब्दी वर्ष है तो राष्ट्र प्रथम कहीं ना कहीं फोकस हो सकता है आज का संबोधन। जी, वो हमेशा से ही रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि में, लेकिन उसकी स्वीकार्यता जिस तरह से बढ़ रही है, समाज में उस विचार की, उस दृष्टि की स्वीकार्यता बढ़ना और उस स्वीकार्यता के आधार पर नीतियों में परिवर्तन लाना। अब उस स्वीकार्यता का आगे होगा क्या, वो किस तरीके से समाज में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस संगठन का उपयोग होगा,
संघ ने हमेशा ये कहा कि हमको अलग से संगठन नहीं खड़ा करना है, हमको समाज को ही संगठित करना है, समाज के हर तबके को जोड़ना है। जैसे जाति और विषमता और छुआछूत इसके संबंध में विषय आए, तो संघ के कार्यक्रमों में, संघ के स्वयंसेवकों में तो ये कहीं नहीं दिखता। तो उसका कारण क्या है? तो संघ ने कहा नहीं, ये मानसिक बीमारी है, तो इसको मानसिक तौर पर ठीक करना होगा। और मानसिक तौर पर ठीक करना है तो हमको साथ में मिलकर कुछ समान सूत्र ढूंढने ऐसे होंगे कि जिसके कारण ये विषमता आई है, जिसके कारण ये विषमता दिखती है या छुआछूत जैसी प्रथाएं हमको दिखती है, उसको ठीक किया जाए। तो मैं मानता हूं कि जब ये 100 वर्ष की यात्रा का एक तरीके से खाका खींचा जाएगा, तो ऐसे में संघ की इस भी भूमिका का कि समाज को जोड़ने वाला संगठन, समाज के हर तबके को साथ लेने वाला संगठन, छोटे से प्रारूप से शुरू हुआ और पूरा राष्ट्रव्यापी बनता गया संगठन। हर क्षेत्र में जिसकी शाखा हो, हर क्षेत्र में जिसके स्वयंसेवक हो, वहां की स्थानिक समस्या का स्थानिक दृष्टि से उत्तर ढूंढने का जो हमेशा प्रयास कर रहे हो। जैसे संघ के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा संघ की भाषा में मैं कहूं तो सेवा प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट चलते हैं। कहीं पे हॉस्पिटल के रूप में चलते हैं, कहीं पे ब्लड डोनेशन की ब्लड बैंक के रूप में चलते हैं। देहदान को लेकर संघ ने बहुत सारे प्रयोग शुरू किए, ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागृति लाई। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर बहुत सारे प्रयोग संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा शुरू किए गए। तो ये जो सारा जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव या गांधी जी की भाषा में मैं कहूं तो सकारात्मक कार्यक्रम, समाज को लेकर समाज के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्यक्रम किस तरीके से बदलाव की बयार एक तरीके से देश में ला सकते हैं, इसका भी अनुपम उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खड़ा किया है। और उस संबंध में भी मुझे लगता है कि आज के उद्बोधन में कोई ना कोई दिशा निश्चित रूप से बिल्कुल मिलेगी। एक चीज हमेशा से हम देखते आए हैं प्रफुल्ल जी की जो युवा हैं उनकी शक्ति पर आरएसएस को बहुत भरोसा है। लगातार वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से अगर जो पौध ये समझ जाए कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है और राष्ट्र भावना उसमें इसी हम कह सकते हैं इसी उम्र के पड़ाव से सिखाई जाए तो देशभक्ति को समझना और आसान हो जाता है। तभी हमने देखा है कि किस तरह से तमाम जो शाखाएं चलती हैं वहाँ कोशिश की जाती है कि युवाओं को भेजा जाए। ये जो सोच है ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले जिस न्यू इंडिया, जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं उसके लिए? देखिए, संघ की शाखाएं जो लगती है उसमें 3 प्रकार की शाखाएं कही जाती है। कुछ बाल शाखाएं होती है, मतलब बचपन से ही कुछ ना कुछ संस्कार, खेल, गीत, उनको कहानियां, इनके माध्यम से देशभक्ति का संस्कार किया जाए। वैसे ही युवा और व्यवसायी शाखाएं लगती है और फिर प्रौढ़ शाखाएं लगती है। वहां पे जैसे योग जैसे कार्यक्रम हैं तो वो प्रौढ़ शाखाओं में ज्यादा होते हैं। लेकिन युवाओं में जब तक देशभक्ति, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने वाला है, एक तरफ अपने बालकों को भी संस्कार करने वाला है, दूसरे तरफ अपने घर में जो बुजुर्ग है उनके भी संभाल करने वाला है। तो उनको जोड़ने वाला, इस देश की शक्ति को सही रूप में कार्य में लाने वाला यदि कोई वर्ग है तो वो युवा वर्ग है, वो व्यावसायिक है, वो नौकरी करने वाला है। तो ऐसे में अपने जीवन में यदि उसको राष्ट्र प्रथम का विचार रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के सूत्र के आधार पर उसको सबको जोड़े रखना है, तो ऐसे में इस व्यक्ति का संस्कारित होना, उसका मन राष्ट्र प्रथम के संस्कार के आधार पर अपने जीवन में उसकी सारे ही संपूर्ण जीवन में, केवल 1 घंटे की शाखा में नहीं तो संपूर्ण जीवन में उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित होना यह महत्वपूर्ण बन जाता है। खास करके जब आज हम सबसे युवा देश के रूप में भारत को देखते हैं, तो ऐसे में
ये इस देश की, जैसे आज टेक्नोलॉजी की बात आती है, इनोवेशन की बात आती है, तो ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे देश के लिए भी है। आज के देश के सामने की जो चुनौतियां है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसी सोच जब तक युवाओं में विकसित नहीं होगी तब तक सही मायने में इन सारे विषयों को दिशा भी नहीं मिलेगी। केवल अपने स्वार्थ के कारण, न तो पहले तो आईआईटी से बहुत से विदेश में जाने वाले विद्यार्थी थे ना, क्या ऐसा हुआ कि लोग विदेश की नौकरियां छोड़कर भारत वापस आने लगे, या बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी और उन्होंने ये सोचना शुरू किया नहीं हम अभी देश में रहकर ही अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो दो महत्वपूर्ण कारण हुए कि शिक्षा किस लिए, हमारा जो व्यक्तिगत जो हमको यश प्राप्त करना है वो किस लिए, तो उसका कहीं ना कहीं अपना विकास हो, अपने परिवार का विकास, उसके साथ साथ राष्ट्र के लिए भी हम कुछ करें। ये बहुत अहम है जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, कई बार हमने देखा है कि आज का युवा उसको समझता नहीं है, लेकिन उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है। हमारे साथ शिशिर भी जुड़े हुए हैं नागपुर से, हमारे संवाददाता। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। शिशिर, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार हर साल इस तरह का जो पर्व है वो मनाया जाता है, इस बार का जो संबोधन है उस पर दुनिया भर की नजरें होंगी, क्या कुछ फोकस में रह सकता है मोहन भागवत के संबोधन में? बिल्कुल, देखिए हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो ये संबोधन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये कोरोना के बाद जो है इतनी बड़ी तादाद में, हम कहते हैं कि प्री कोविड पूरा उस तर्ज पर, हालांकि आज का ये जो पूरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्सव मनाया जा रहा है, और इसीलिए रेशम बाग का ये मैदान काफी प्रसिद्ध होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह के दौरान जो पथ संचलन था वो पूर्ण हो चुका, उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर शस्त्र पूजन भी यहाँ पे किया गया था, और अब सब निगाह जो है उद्बोधन की होंगी सरसंघ चालक के। और जैसे मैंने कहा कि सरसंघ चालक का उद्बोधन है वो अलग अलग विषयों को जो अपनी जो विचार है वो समाज के सामने रखते हैं, स्वयं सेवकों के सामने रखते हैं, और इसीलिए अगर एक कैलेंडर ईयर अगर देखा जाए आरएसएस का, तो इसमें आज का दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस प्रकार से दिशा क्या होगी, इस वक्त दशा क्या है, इन सभी के बारे में जो है आरएसएस जो अपनी बात रखते हैं, सरसंघ अपनी बात रखते हैं। तो ये उद्बोधन काफी महत्वपूर्ण होता है संघ के लिए भी और साथ ही समाज के लिए भी, और इसीलिए हम अगर पिछले कई अगर इस प्रकार से कार्यक्रम देखा, खास तौर पर उनका उद्बोधन अगर देखें तो अलग अलग विषयों, फिर सामाजिक विषय हो या फिर हम बात करें सरकार की नीतियों के बारे में बात करें, उसका किस प्रकार से लोगों पर असर हो रहा है, या फिर किस प्रकार संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हैं, इन सभी चीजों पर जो है एक बात कहीं ना कहीं सामने लोगों के सामने रखी जाती है और स्वयं सेवकों के सामने रखी जाती है। अब तक का अगर कार्यक्रम देखा जाए तो जिस प्रकार की रूपरेखा भी कार्यक्रम की उत्साह की मनाने की पिछले 95 जो साल देखा जाए तो उसी तरीके से ये पूरा माहौल यहाँ पर जो है उत्सव का होता है, और उसी तरीके से जो अच्छा, एक बात और है शिशिर, एक बात और भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 57वां वर्ष है आरएसएस का, और अगले 3 साल में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो क्या शताब्दी वर्ष को लेकर एक खाका खींच सकते हैं आगे आने वाले कुछ सालों का मोहन भागवत? बिल्कुल, देखिए हालांकि 100 वर्ष पूरे होने वाले, तो ऐसे में इस मैंने कहा काफी महत्वपूर्ण होता है ये, और इस वक्त अगर देखा जाए तो किस प्रकार से हालांकि पूरा ये कांग्रेस का जो इतिहास रहा है आरएसएस का, किस प्रकार से आरएसएस जो अलग अलग विषयों पर मुद्दों पर अपनी बात रख के आ रहा है, तो आने वाले समय में दिशा होगी, इस पर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरसंघ चालक जो है वो भी टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि ये सभी चीजें जो है उनके भाषण में जरूर आएगी, लेकिन इन मुद्दों को अगर देखा जाए, इस बार हमने ये भी देखा, ये एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जो स्वयं सेवक सांघिक जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर यौगिक आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और शिशिर, इस बार हमने देखा कि एक महिला मुख्य अतिथि को शामिल किया गया है, उदारता का परिचय देते हुए जो विचारधारा है आरएसएस की, उसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। ये जो एक हम कह सकते हैं एक शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट या चेंज, वो किस तरफ इशारा करता हुआ? बिल्कुल, देखिए आरएसएस की बात करें तो बदलाव को हमेशा, जो बदलाव खास तौर पर समाज के लिए अनुरूप हो, फायदेमंद हो, उसको लेकर काफी पॉजिटिव रहा है आरएसएस। हालांकि ये बात जरूर की जा रही थी, पहली बार हालांकि मंच पर आरएसएस के मंच पर जो है महिला यहाँ पर आई है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि आरएसएस की एक महिला विंग भी है, वो भी उनके जो की कार्य पैरेलल चलते रहते हैं, इस प्रकार के आरएसएस के बाकी अन्य कार्य यहाँ पर होता है। तो ऐसे में बदलाव को लेकर कोई ठहराव नहीं है, लेकिन वो जो बदलाव खास तौर पर जो समाज के प्रति हो उसको लेकर आरएसएस काफी मुख कर रहा है, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि मूल्यों को साथ साथ रखते जो बदलाव
खास तौर पर समाज के लिए हो, उन पर ध्यान भारत हमेशा देता है। तो ऐसे में ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। जहां तक हमने बात की कि महिला जो है इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि मुख्य के तौर पर इस कार्यक्रम के लिए बुलाई गई है, तो ये आने वाले समय में किस प्रकार से आपने जैसे सवाल आपका पहले होगी, किस प्रकार की दिशा होगी, तो ये कहीं ना कहीं अभी बात सामने रखने का प्रयास जरूर है। और इसीलिए आज का अगर देखा जाए तो ये दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगले 3 सालों में अगर देखा जाए आरएसएस 100 साल का संगठन होने वाला है। तो ऐसे में ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। इस वक्त अगर हम देखिए आजकल तो इस वक्त संबोधन थोड़ी देर में शुरू होगा। जिस समय कहा कि रूपरेखा कार्यक्रम की होती है, सबसे पहले पथ संचलन होता है पूरे शहर भर में। ये पथ संचलन जो है पूरा हो चुका है, शस्त्र पूजन हो चुका है, ध्वजारोहण भी हो चुका है। और अब थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि सरसंघ चालक जो है वो उनका बिल्कुल होगा और अलग अलग पर जो है सर संचालक मोहन भागवत के व्याख्यान पर दुनिया भर की नजरें हैं। शिशिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त प्रफुल्ल केतकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, अगर हम बदलाव की बात करें, कितनी उदारता, कितनी बदलाव, और अब जो आरएसएस की पाचन शक्ति है उसमें कितनी बढ़ोतरी अब आगे आने वाले सालों में देखते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, उसके साथ कैसे चलेगी आरएसएस? देखिए, बदलाव तभी स्थायी होता है जब उस बदलाव की स्वीकार के लिए समाज का मन तैयार होता है। जैसे अभी ये चर्चा में आ रहा है कि पहली बार संघ के कार्यक्रम में महिला प्रमुख अतिथि के रूप में या अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। वास्तविकता ये है कि संघ ने जब पहली बार महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, महिलाओं की सहभागिता के संबंध में जब प्रस्ताव आए, स्वतंत्रता के पूर्व भी आए, तो उनका समर्थन किया, महिलाओं को अपने मंच पर चर्चा के लिए बुलाया। जो शाखा के कार्यक्रम होते हैं उसमें तो वो अलग अलग होते हैं, महिलाओं के और पुरुषों के। लेकिन हम देखते हैं कि संघ की इसी कार्य पद्धति से निकली हुई महिलाएं बहुत बड़े स्थानों पर पहुंची है। हम देखते हैं कि सुमित्रा महाजन जी, जो लोकसभा की स्पीकर थी, वो राष्ट्र सेविका समिति की स्वयं सेविका के रूप में उन्होंने अपना बाल्यकाल से जीवन शुरू किया और वो राजनीतिक क्षेत्र में बड़े इस पर पहुंची। आज जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू, वो भी कहीं ना कहीं संघ विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन में काम शुरू किया। वो संघ से जुड़े हुए ही विचारों से प्रभावित वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ी और सार्वजनिक जीवन में आई। तो यदि संघ में यहाँ पे संचलन करते हुए महिलाएं नहीं दिखती तो फिर ये प्रभाव कैसे दिखता है? तो उसके 2 कारण हैं। एक तरफ जैसे मैंने कहा कि महिलाओं की कार्यक्रम, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था ये अलग होती है, क्योंकि दोनों एक साथ, जैसे टीम्स अलग अलग होती है, महिलाओं की क्रिकेट की टीम और पुरुषों की क्रिकेट की टीम, उस तरह से अलग अलग प्रशिक्षण होता है। लेकिन जब समाज में काम करने की बारी आती है, समाज में सबको जब कोई विषय लेकर जाने की बारी आती है किसी भी क्षेत्र में, तब उसमें महिला और पुरुष अलग अलग नहीं होते। तो ये मैसेजिंग की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आज शायद समाज का मन इसके लिए तैयार हो गया है। इस मन को तैयार करना ये भी संघ की कार्यपद्धति का एक बड़ा हिस्सा है। और इसके साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सहभागिता को लेकर देश की दिशा क्या हो, देश किस तरीके से इस सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक निरंतर आगे बढ़ता रहे। देखिए, हमारे यहाँ पे इतिहास में हम देखेंगे तो प्राचीन काल में, चाहे हमारे शास्त्रों में हो, महिलाओं की सहभागिता, उनका योगदान ये महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे बदलाव होते गए, आक्रमण बढ़ते गए, ऐसे में महिलाओं की जो हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ ना कुछ कमियां आती गई, महिलाओं का स्थान जो है वो सिकुड़ता गया, उनको एक तरीके से मर्यादित रखा गया, बहुत सीमित क्षेत्र तक। लेकिन अब फिर से एक बदलाव का हमने दौर देखा, स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा, स्वतंत्रता के बाद भी देखा। लेकिन समाज में मूलभूत सोच में परिवर्तन ये नहीं आया था। अब उसकी एक नई शुरुआत हो गई है। हम देखते हैं कि आर्म फोर्सेस में भी
महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है। हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं हैं। विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट के रूप में महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो मैं मानता हूं कि ये जो सारे बदलाव है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन, तो जो ये जो संघ कहता है कि हमको अलग से संगठन नहीं खड़ा करना है, हमको समाज को ही संगठित करना है, हम समाज में ही विलीन होकर समाज के साथ, समाज के बदलाव के साथ ही हम अपने आप को देखते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से महिलाओं की बदलती हुई स्थिति को संघ का योगदान भी रहा और संघ उसको एक तरीके से अपने प्रक्रिया में, अपने कार्यक्रमों में एक तरह से प्रदर्शित भी कर रहा है। बिल्कुल, और यही हमने देखा जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे प्रफुल्ल जी की किस तरह से युवाओं को साथ जोड़ने की जो एक परंपरा आरएसएस ने चलाई वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से आने वाला जो ये युवा पीढ़ी है वो कैसे आत्मसात कर पाएगा तमाम उन नैतिक मूल्यों के साथ जिसकी धरोहर पर भारत खड़ा हुआ है। और जब आप धरोहर के साथ खड़े हैं, अपनी पुरातत्व जो आपकी संस्कृति है उसके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर समझ रखते हैं हर समस्या को लेकर, चाहे वो घरेलू है, वैश्विक है, अंतर्राष्ट्रीय है। जी देखिए, किसी भी समाज के लिए कोई भी विषय हो तो उसके जिसको मैं संघ के विचारों से निकले हुए एक प्रमुख विचारक दीनदयाल जी की भाषा में कहूं तो फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, ये अप्रोच होता है कि वो उसको कहीं ना कहीं अपने अतीत से जुड़ी होती है, वर्तमान में उन समस्याओं का कहीं ना कहीं एक तरीके से हमको परिणाम दिखता है और उसके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आज जो हम करते हैं उसकी परिणति जो है वो आने वाले समय में दिखती है। तो संघ की ये मूलभूत सोच रही है कि आप जब तक आपके अतीत का, आपके भूत का, पास्ट का जब तक आपको सही आकलन नहीं हो तब तक आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो आज जो हमको दिखता है उसको हमको आने वाले समय में ठीक करना है, तो हमारे अतीत का आकलन हमारा ठीक हो कि हम कौन थे, हमारे राष्ट्र की अवधारणा औरों से अलग कैसे रही है, क्या चीज है जो हमको जोड़ती है, एक देश के रूप में हमको 5000 वर्षों से अधिक काल तक निरंतर रूप से जीवित रखा है। तो ऐसी ये कौन सी बातें हैं इसके बारे में हमारा सही आकलन हो। और आपने कहा कि आज का युवा शायद इससे, मैं मानता हूं कि आज का युवा इसके साथ और भी ज्यादा जुड़ने लगा है क्योंकि वो अपने जड़ों को ढूंढने लगा है। वो एक तरफ जीवन में वो करियर करना चाहता है, अच्छी शिक्षा पाना चाहता है, एस्पिरेशन समाज में बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जड़ों को भी खोजता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है तो भी वो इतिहास का अध्ययन करता है और इन दोनों को वो जोड़ने का भी काम करता है। तो हमारे आज की समस्याओं को, आज के देश को यदि सही मायने में हमको हमारे उत्तर हमारी दृष्टि से ढूंढने हैं तो हमारे अतीत का भी आकलन उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मैं मानता हूं इस विचार की स्वीकार्यता बढ़ रही है और इसी कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये संघ की मूलभूत सोच रही है कि हम प्राचीन काल से एक राष्ट्र के रूप में हमेशा से जीवित रहे हैं और उसको बनाए रखने के लिए उन सूत्रों को समझना जरूरी है कि ऐसी कौन सी बातें थी कि जिन्होंने हमको एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखा। और जिस तरह से अब जो तमाम शाखाएं हैं देश भर में, वहाँ पर भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर भी पथ संचालन पर इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि कैसे जो एक नेटवर्किंग के ज़रिए संगठनात्मक शक्ति है उसका परिचय आरएसएस समय समय पर देती रहती है कि ये तमाम जो संगठन हैं भले ही अलग अलग राज्यों में हैं, वो आपस में एक ही विचारधारा के सूत्र में ही पिरोए हुए हैं। जी, ये भी अपने आप में मैं मानता हूं कि भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को एक तरीके से प्रदर्शित करता है कि एक तरफ विविधता है, बहुत सारे ऐसे
कार्यक्रम है, गीत है। केरल में आपको अलग होते हुए दिखेंगे, तमिलनाडु में अलग होते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जाते जाते या पूर्वोत्तर में जाते जाते उनका स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन फिर भी एक कार्य पद्धति है जो शाखा के रूप में कायम है। जैसे संघ की जो आज्ञा है, ऑर्डर्स है, वो कायम है। संघ की प्रार्थना जो है वो सब जगह एक जैसी है, लेकिन भाषाएं बदलती है। उसको जो कहानियां बताती जाती है, विचार बताया जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है वहां के स्थानिक संदर्भ के अनुसार। संगठन के जो अलग अलग समाज में लेकर जाने के विषय होते हैं वो भी स्थानिक आवश्यकता के अनुसार बदलते जाते हैं। जहां पे जो समस्या हो, जहां पे जो आपदा आती हो, उसके लिए समाज संगठित होकर समाज उसके उत्तर कैसे ढूंढे, उसके लिए स्वयंसेवक प्रयास करते हैं। तो एक तरफ ये सारी विविधता भी है, लेकिन फिर भी संघ का गणवेश कॉमन है। संघ के सरसंघ चालक और सारे अखिल भारतीय स्तर के जो अधिकारी है वो एक ही है। उनके देश भर में प्रवास होते रहते हैं, वो आपस में जानकारी साझा करते हैं। समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की एक पद्धति, एक नेटवर्क जिस तरह से संघ ने ये विकसित किया है, वो भारत की जो विविधता रहते हुए भी एकता को सेलिब्रेट करने की, एकता का उत्सव मनाने की भारत की जो सनातन परंपरा है, उसका आधुनिक आविष्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में मैं देखता हूं। बिल्कुल। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा हमने हमेशा से समझी है वो ये है कि संयम के साथ साथ कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। ये जो संयम का मंत्र है ये हमने आरएसएस में हमेशा देखा है। और ये जो ठहराव है, लगातार कहा जाता है कि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा हर चीज़ फास्ट, इंस्टेंट, बिल्कुल मैगी नूडल्स जैसे होते हैं, 2 मिनट में चाहिए उनको। लेकिन ये जो संयम है इसका संचार शुरू से ही शाखा कोशिश करती है कि वो युवाओं में भरे। संयम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी तमाम समस्याएं हैं जीवन की चाहे देश की, उनको निपटाने के लिए संयम और जो सबूरी है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रफुल्ल जी। जी आंचल, देखिए, ये फिर से मैं कहूंगा कि ये केवल संघ की सोच नहीं है, हमारी सनातन सोच रही है। हमारे यहाँ पे ये था कि संपन्नता प्राप्त करनी है तो वो भी किस लिए, तो उसका कहीं ना कहीं समाज के लिए, औरों के लिए हमारे पास जो आया है उसका उपयोग, हमारी देने की भावना, त्याग करने की भावना, जो मिल गया है उस पर बहुत ज्यादा गर्व ना करे। जो समस्या है उसके लिए उसका उपयोग करे। तो ये जो हमारी सनातन सोच रही है, उसको यदि समाज में संस्कार के रूप में ये करना है तो आपको बार बार, जिस तरह से हम हमारे त्योहार आते हैं तो घर की सफाई करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, तो हमारे मन को, हमारे विचारों को भी वैसे ही बीच बीच में साफ सुथरा रखना ये महत्वपूर्ण होता है। संघ के ये कार्यक्रम जो है वो उसके लिए हमको एक तरीके से तैयार करते हैं। और इस तैयारी के कारण होता क्या है कि जैसे हमने देखा, कोविड का समय आया, अकेले दिल्ली में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को संघ के स्वयंसेवकों ने भोजन कराया। ये कहां से आ गई शक्ति? उनको तो कोई खाना बनाने का ट्रेनिंग नहीं दिया है, फूड पैकेट्स बांटने का ट्रेनिंग नहीं दिया है, पीपी किट पहनकर संघ के स्वयंसेवक तैयार हो गए लोगों को मदद करने के लिए। उनको तो कोई वो पैरामेडिक्स है नहीं, लेकिन क्योंकि ये निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था है, एक मानसिकता बनी हुई है, और इसलिए मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा पद क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरे पास पैसा कितना है, ये सोच छोड़कर एक साथ काम करने की, एक टीम वर्क की। देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या जो रही, भारत में ऐसा नहीं था कि टैलेंट नहीं था, भारत में ऐसा नहीं था कि संसाधन नहीं थे, लेकिन सामूहिक रूप से समाज में सबने मिलकर समाज की समस्याओं के लिए काम करने की मानसिकता का अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या थी। संघ की जब स्थापना हुई तब सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता कैसे मिलेगी,
स्वतंत्रता पाने के रास्ते क्या होंगे। लेकिन संघ के संस्थापक जो थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने सबसे पहले प्रश्न ये उपस्थित किया कि लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता खोई क्यों, उसके पीछे के मूल कारण क्या है। तो उन्होंने पाया कि हमारे मन में जो एक हीनता का भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हमारे बीच में जो विभाजन के बीज बोए गए हैं वो एक महत्वपूर्ण कारण है। हम विषमता की अलग अलग तरीके की कुरीतियां हमारे समाज में आ गई है, वो एक प्रमुख कारण है। हम संगठित रूप से एक साथ मिलकर अपने देश के लिए, समाज के लिए काम नहीं कर पाते, ये एक समस्या है। तो हमको केवल स्वतंत्रता पानी है ऐसा नहीं, उस स्वतंत्रता को बनाए रखना है, उस स्वतंत्रता को सुराग में लाना है। क्योंकि ये जो स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, जिन मूल्यों की बात हम कर रहे हैं, बहुत आसानी से हमें नहीं मिले हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, कई कुर्बानियाँ, कई बलिदान हमें देने पड़े, कई त्याग के साथ, कई ऐसे त्याग हैं जिनके साथ हमें आत्मसात होना पड़ा है इस सर्वांगीण विकास की तस्वीर को देखने के लिए। और ये जो हम संदेश है, ये युवाओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्वतंत्रता को, जिस खुली हवा, जिस आबो हवा में वो सांस ले रहे हैं, ये बहुत आसानी से नहीं मिली है उन्हें। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि हमारा जब आजादी का अमृत महोत्सव पूरे साल भर मनाया गया, उसके कुछ कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारे अनगिनत ज्ञात अज्ञात, नोन अननोन फ्रीडम फाइटर्स ने इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, विजयी हुए, कभी पराजित हुए, बलिदान करना पड़ा। लेकिन समाज के हर वर्ग ने इसमें योगदान दिया। उसके पीछे की प्रेरणा क्या थी, उसके पीछे की सोच क्या थी, ये जब तक हम नहीं समझते तब तक सही मायने में हम अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता तो हमने प्राप्त कर ली, हमको स्वाधीनता मिल गई, लेकिन क्या उसको सही में हम सुराज के रूप में, जो सपना हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो आंदोलन में जो लोग थे उन्होंने देखा था, उसको सही मायने में वैसा ही भारत बनाने में क्या हम सही में सफल हुए हैं क्या? ये प्रश्न जब खड़े होना शुरू हुआ, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुलामी के कोई भी अंश नहीं रहना चाहिए, तो ये गुलामी के अंश अभी भी 75 वर्ष के बाद क्यों बने हुए हैं? हमारी मानसिकता, हमारा मतलब देश स्वतंत्र हो गया, राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जब आर्थिक संसाधनों की बात आती है, तो हम गुलामी की मानसिकता के साथ क्यों सोचते हैं? जब विज्ञान की बात आती है तो हम गुलामी की मानसिकता के साथ क्यों सोचते हैं? तो ये जो छोटे छोटे सिंबल्स बदलने की बात होती है, बहुत बार किसी स्थान को या नाम बदलने की बारी आती है, तो ऐसे में बहुत लोगों को ये लगता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये मानसिकता बदलने का वो कारण होता है कि जब हम इस गुलामी की मानसिकता को बदलेंगे तो हमको स्व के आधार पर, और ये जो मैं मानता हूं कि सारा का सारा जो हमारा संघर्ष था वो उस स्व के लिए था, और उस स्व के आधार पर ही देश जब जागरूक होता है तो मैं मानता हूं कि स्थायी परिवर्तन भी आता है। परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन, साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत अहम हम कह सकते हैं कारक हैं जब हम बात करते हैं शक्ति की, शास्त्र की, जिनकी मैं ये समझती हूँ कि आज के आने वाले समय में इन बातों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और संघ की ये कोशिश होती है, कई ऐसे गुमनाम मुद्दे, कई ऐसी हम कह सकते हैं गुमनाम मूल्य जो आज बहुत प्रासंगिक है, लेकिन उनको आपाधापी की वजह से कह लीजिए या और कई कारक हैं जिनकी वजह से भूला भटका जा रहा है, वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है। जैसे इसका एक हमने अभी बानगी देखी, जैसे योग है, किस तरह से योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए आह्वान चलाएगा, उसमें आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रफुल्ल जी जी देखिए, योग हो, आयुर्वेद हो, गांव गांव में जिस तरह से टैलेंट है उसको हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी के आंदोलन के द्वारा संघ ने तो 1990 के दशक में भी इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था।
अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे बहुत बार गोरक्षा का विषय जो है वो बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन गाय और हमारी कृषि व्यवस्था हमारे ग्रामीण विकास में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण थी। आज जो सामने आ रही है भारत के आयुर्वेदिक विषय का, आयुर्वेद का जिस तरीके से आज स्वीकार पूरे विश्व भर में हो रहा है, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। उसमें भी संघ की भूमिका का कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो केवल एलोपैथी के आधार पर नहीं चल सकती, इनका एक समन्वयित रूप हमको देखना पड़ेगा। जो सारी पैचीज है उनको इकट्ठा लाकर हमको एक संपूर्ण रूप में स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा। उस स्वास्थ्य की संकल्पना को ही हमको नई तरीके से उसकी परिभाषा करनी पड़ेगी। तो आज हम देखते हैं आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा या हमारे स्वास्थ्य नीतियों में इसका एक परिणाम हमको दिखाई देता है। तो मैं मानता हूं कि ये मूलभूत सोच का अंतर है। मूलभूत सोच का अंतर कहां पे है कि हम अपने चीजों को अपनी दृष्टि से देखते हैं या हम किसी और की देखा देखी करके हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक समस्या संघ की दृष्टि में और अन्य विचारों की दृष्टि में यही रही है कि बहुत सारी समस्याओं का उत्तर ढूंढने का प्रयास जब किसी की देखा देखी करके होता है कि यूरोप में ये मॉडल सक्सेसफुल रहा, हम भी ये करते हैं, अमेरिका में ये सक्सेसफुल रहा, हम भी ये करते हैं, चीन में ये हो रहा है, हम भी उसको ऐसा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि आपको सही मायने में आपकी समस्याओं का सही उत्तर उसमें लंबे समय के लिए नहीं मिलेगा। शायद तात्कालिक तो आपको कुछ उत्तर मिल जाए। संघ कहता है नहीं, अपनी समस्या है तो उसको अपनी दृष्टि से देखो, अपने आधार पर देखो। दूसरों से सीखना है तो जरूर उसके अनुभव के आधार पर कुछ सीखो, लेकिन उत्तर ढूंढते हुए, उस पर काम करते हुए, थोड़ी सी आपस में चर्चा करके एक समन्वय बनाकर आप उसको यदि अपनी दृष्टि से उसका उत्तर ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से उसकी उस समस्या का हल आप ढूंढ पाएंगे। मैं मानता हूं ये मूलभूत सोच का जो अंतर है वो हमको संघ की कार्यपद्धति में दिखता है। बिल्कुल सोच का अंतर है, और कैसे इस सोच से हम राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। काफ़ी रोमांचक और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझ पा रही हूँ संघ के बारे में आपसे प्रफुल्ल जी, लेकिन वक्त थोड़े से एक ब्रेक का है इस खास कार्यक्रम में। जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। अपना OTP, पिन, कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें। जालसाज जो है KYC अपडेशन या किसी और बहाने से आपसे ये डिटेल्स मांग सकता है। वो देखिए आपको लिंक भेजकर या फिर अपने आप को बैंक का RBI का कर्मचारी बताकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकता है और आपके खाते से पैसे निकाल भी सकता है। तो सावधान रहें और धोखाधड़ी से बिल्कुल बचें आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हम लगातार खास पेशकश में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विजयदशमी के पर्व पर नागपुर में जिस तरह से RSS का हर साल कार्यक्रम होता है, आज भी है। हमने आपको दिखाया किस तरह से वहाँ पर सर संचालक मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया, शस्त्रों की पूजा की गई, माल्यार्पण किया गया हेडगेवार जी की मूर्ति पर, और किस तरह से अपने 100वें वर्ष की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है RSS। 57वां वर्ष है ये। किस तरह से आने वाले सालों के लिए जो ये शताब्दी वर्ष है, एक नया खाका खींचने की कोशिश करेंगे मोहन भागवत। उनके संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय साथ ही साथ राष्ट्रीय कौन से अहम ऐसे मुद्दे हैं जो फोकस में रहेंगे। हमारे साथ लगातार चर्चा में प्रफुल्ल केतकर साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर शेलार भी नागपुर से जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी समझने की बहुत अहम है कि RSS ने एक संगठन के रूप में हमेशा से मजबूती और स्थायित्व देने की कोशिश की है। चलिए आपको रोकना चाहूँगी मैं।
हम सीधे लिए चलते हैं चमोली। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो विजयदशमी का पर्व है उसमें शामिल होने के लिए चमोली पहुंचे हैं। शस्त्र पूजन हो रहा है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें ये चमोली से। तो आज विजयदशमी के पर्व पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उत्तराखंड के औली और माना में सैनिकों के साथ देखिए विजयदशमी मनाने के लिए पहुंचे हैं। शस्त्र पूजा हो चुकी है और शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में वो शामिल रहे। राजनाथ सिंह का ये उत्तराखंड का 2 दिन का दौरा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा की जा रही है। विजयदशमी वाले दिन उन तमाम शस्त्रों की पूजा, शक्ति की उपासना। आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय। खाली हम ये नहीं समझते कि रावण रूपी जो राक्षस हैं वो तमाम जो बुराइयां हैं उन्हें मारना है। ओम सुजातो वस्त्रं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि नेकेन पूजनाखिन प्रियतां नदिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः। तो विजयदशमी पर ये शस्त्र पूजन आप देख रहे हैं। चमोली पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड जो शस्त्र पूजन है वो किया जा रहा है। शस्त्र पूजन आज के दिन काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि इस दिन हम लगातार ये कह रहे हैं ये विजयदशमी का पर्व है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत है, अधर्म पर धर्म की विजय है। और ये पर्व अपने आप में कैसे हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उस पर हमें कैसे काबू पाकर जीत हासिल करनी है उस तरफ भी इशारा करता है। ये तमाम जो उपकरण हैं जो देश की रक्षा के लिए काम आते हैं, उन सभी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के काम आते हैं। आज उन्हीं की यानी कि उन्हीं तमाम उपकरणों की, शस्त्रों की पूजा करते हुए इसी विश्वास के साथ कि आगे आने वाले समय में भी ये शस्त्र की जो उपासना है वो कैसे आने वाले समय में भी देश की सीमाओं के जो प्रहरी हैं उनका साथ हमेशा देगी। और शक्ति की उपासना के ये 10 दिन, आराध्य की उपासना के ये 10 दिन और इन्हीं 10 दिनों में कैसे शक्ति शास्त्र की उपासना कर हम बुराई पर विजय पा सकते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है ये विजयदशमी का पर्व। इस दिन किस तरह से हम अपनी ही जो तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हैं कि आज भी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, उसी से कैसे भारत का सर्वांगीण विकास होकर हम वैश्विक पटल पर एक अलग ही छवि रखते हैं कि हम भारतीय हैं, ये उसकी बात है। आज भी कोई भी काम करने से पहले जो काम शुभ माना जाता है पूजा अर्चना की जाती है। उसीलिए हमने देखा कि किस तरह से पूजा अर्चना वहाँ पर की गई शस्त्रों को लेकर। वापस चलते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ जहां नागपुर में आरएसएस जो है वो विजयदशमी का पर्व मना रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ही देर में जो सर संचालक हैं मोहन भागवत जी वो अपना व्याख्यान देंगे। उससे पहले हमारे साथ लगातार चर्चा में शामिल हैं प्रफुल्ल केतकर साहब। प्रफुल्ल जी, आप अपनी बात कह रहे थे, उस बात को प्लीज़ पूरा कीजिए। जी, तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि भारत के बहुत सारे ऐसे विषय है जिसके संबंध में आज पूरे विश्व में एक तरीके से मान्यता मिल रही है, उसका स्वीकार हो रहा है, उसकी बात मानी जा रही है। तो उसके कारण उसके पीछे भारत की शक्ति है। और आज अभी आपने जैसे दिखाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शस्त्रों का पूजन किया। उत्तराखंड में चीन सीमा के बहुत ही पास है चमोली। वो भी अपने आप में एक सांकेतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विद्या का भी आरंभ होता है, सरस्वती जी की भी आराधना होती है और शक्ति के रूप में दुर्गा जी की भी आराधना होती है। तो सत्य पर विजय पाना है तो इन दोनों में संतुलन रखना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो भारत का विचार है, ये भारत की जो सोच है, मुझे लगता है उसका उत्सव
एक तरीके से हम विजयादशमी के दिन मनाते हैं, और वही हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। और क्योंकि हम जिस राक्षस या फिर जिन तमाम बुराइयों की बात कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है प्रफुल्ल जी, हमारे अंदर हैं। और कैसे लगातार आरएसएस की कोशिश ये होती है, या फिर हम यूं कहें कि इन नैतिक मूल्यों से लगातार हर साल हमारा परिचय दोबारा कराया जाता है कि आपको सबसे पहले बाहर जो रावण है उसका खात्मा नहीं करना है, अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है जिसे हर रोज़ हमें ख़त्म करके एक नए मनुष्य को जन्म देकर आगे बढ़ना है। और ये हम कई बार इस शो के ज़रिए हमने देखा है, हर साल मोहन भागवत जी का जब संबोधन आता है तो वो हमेशा से कहते हैं कि अपने आप में जब आप बदलाव लेकर आते हैं। चलिए आपको सीधे चलते हैं नागपुर। इस वक्त